जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम अलंकार का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है अलंकार से संबंधित, यह हमारी तीसरी क्लास है। यानी कि पहली दो क्लासों में हमने अलंकार से संबंधित अध्ययन शुरू कर लिया था। यानी कि पहली दो क्लासों में हमने अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और इसके साथ हमने जो है शब्दा अलंकार का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज हम यानी कि आज की इस क्लास में हम अर्था अलंकार का अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की जो क्लास है अंत तक अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को यानी कि क्लास को अपने अपने ग्रुप में शेयर और लाइक अवश्य करें। साथियों, यह जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी व्याकरण यानी कि अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और इन कक्षा का लाभ उठा सके। अलंकार का दूसरा भेद है अलंकार का दूसरा भेद है अर्था अर्था अलंकार। अर्था अलंकार, इसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए। जब जब किसी जब किसी काव्य जब किसी काव्य में शब्दों शब्दों के अर्थ शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार चमत्कार उत्पन्न उत्पन्न होता होता हो होता हो उसे उसे अर्था अर्थालंकार उसे अर्थालंकार कहते हैं। ओके जी। जब किसी काव्य में शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। आगे देखिए, लिखिए सभी साथी। इसमें इसमें यानी कि अर्था अलंकार में उपमा उपमा रूपक रूपक कोमा उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा कोमा अति अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति कोमा विरोधाभास विरोधाभास कोमा भ्रांतिमान भ्रांतिमान कोमा अन्य युक्ति कोमा विभावना 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 कोमा संदेह संदेह कोमा उल्लेख उल्लेख कोमा दीपक कोमा प्रतीप या प्रदीप कोमा असंगति असंगति कोमा दृष्टांत दृष्टांत कोमा विशेषोक्ति 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 कोमा
अनव्यय, कौमा व्यतिरेक, व्यतिरेक, कौमा आगे देखिए व्यतिरेक, कौमा अत्ययुक्ति, अत्ययुक्ति, कौमा उदाहरण, उदाहरण इत्यादि, इत्यादि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, पूर्ण अलंकार, अलंकार शामिल, शामिल किए जाते हैं, किए जाते हैं। ओके जी, यानी कि यह जो अलंकार है ये सभी अर्थ अलंकार माने जाते हैं। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, सबसे पहले हम यानी कि नंबर 1 पर अलंकार करेंगे उपमा, उपमा अलंकार। नंबर 1 पर हम उपमा अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके जी, सभी साथी ध्यान दीजिए, इसे समझते हैं। इसमें क्या है लिखिए, इसका, इसका यानी कि उपमा अलंकार का अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन हम तीन, तीन परिभाषाओं, परिभाषाओं के, के माध्यम, माध्यम से करेंगे, करेंगे। ओके जी, आगे देखिए, उपमा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के 4 यानी कि 4, 4 अंग, अंग होते हैं। ओके जी, याद कर लेना सभी साथी, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं तो आपका उत्तर जो है 4 आना चाहिए, यानी कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिए सभी साथी। नंबर 1 पर उपमा अलंकार का अंग है उपमेय, उपमेय। नंबर 2 पर उपमा अलंकार का अंग है उपमान। नंबर 3 पर उपमा अलंकार का अंग है समान या साधारण, साधारण धर्म। और नंबर 4 पर उपमा अलंकार का अंग है वाचक शब्द, वाचक शब्द। ओके जी, यह 4 उपमा अलंकार के अंग माने जाते हैं। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, इन चारों अंग के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, यानी कि इनको समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो पहले नंबर 1 पर हम लेते हैं, नंबर 1 पर हम लेंगे उपमेय, उपमेय। इसके बारे में समझते हैं कि उपमेय क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, जिसकी, जिसकी, जिसकी समता, जिसकी समता की जाती है, यानी कि पंक्ति के अंदर जिसकी समता की जाती है या जिसके, या जिसके विषय, विषय में, या जिसके विषय में बात, बात की जाती है, जाती है, या जिसकी, या जिसकी तुलना की जाए, की जाए, उसे, उसे उपमेय, उसे उपमेय कहते, कहते
हैं, उसे उपमेय कहते हैं। ओके जी, यानी कि पंक्ति या काव्य के अंदर जिसकी समता की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है या जिसकी तुलना की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, आगे देखिए, लिखिए उपमेय, उपमेय मानव, मानव या शरीर, शरीर के अंग, अंग या मुख्य, मुख्य वस्तु, वस्तु कोई, कोई भी, कोई भी हो सकता है। ओके जी, यानी कि पंक्ति के अंदर जो उपमेय है वह या तो मानव या शरीर का अंग या मुख्य वस्तु कोई भी हो सकता है। ओके जी, आगे देखिए, अगला अंग है नंबर 2 पर देखेंगे। नंबर 2 पर है उपमान। दूसरा अंग है उपमान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए जिससे, जिससे समता, समता की जाती है, की जाती है, यानी कि पंक्ति में जिससे समता की जाती है या जिससे, या जिससे उपमेय, उपमेय की, उपमेय की तुलना, तुलना की जाती है, की जाती है या जिससे, जिससे तुलना, या जिससे तुलना की जाए, की जाए, उसे, उसे उपमान, उसे उपमान कहते हैं। ओके जी, यानी कि काव्य या पंक्ति के अंदर जिससे समता की जाती है या जिससे उपमेय की, उपमेय की तुलना की जाती है या फिर जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यहां तक ओके है सभी को। आगे देखिए, लिखिए उपमान, उपमान प्रकृति, प्रकृति या प्रकृति यानी कि गौण वस्तु, प्रकृति वस्तु या गौण वस्तु जिससे, जिससे तुलना, तुलना हो, हो कोई भी, कोई भी हो सकता है। ओके जी, उपमान जो है पंक्ति के अंदर या तो प्रकृति या प्रकृति की कोई वस्तु या गौण वस्तु जिससे तुलना हो, कोई भी हो सकता है। ओके जी, आगे देखिए, उपमा अलंकार का तीसरा अंग है समान या साधारण, साधारण, समान या साधारण धर्म। इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए उपमेय, उपमेय और, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान में गुण या रूप आदि की, आदि की समानता, समानता को, को साधारण, साधारण या समान, समान धर्म, धर्म
कहते हैं, कहते हैं। आगे देखिए, यह यह गुण यह गुण उपमेय और उपमान, यह गुण उपमेय और उपमान में समान होता है, होता है। ओके जी। यानी कि उपमेय और उपमान में गुण रूप आदि की समानता को साधारण या समान धर्म कहते हैं। आगे देखिए, उपमा अलंकार का चौथा अंग है, चौथा अंग है वाचक शब्द। इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि यह क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी। उपमेय उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं, कहते हैं। यानी कि कहने का भाव यह कि पंक्ति के अंदर उपमेय और उपमान की समता यानी कि समानता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। आगे देखिए, जिस जिस शब्द जिस शब्द से उपमा का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। ओके जी। यानी कि जिस शब्द से उपमा का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। आगे देखिए, से, सा, सी, सम, सम्मान, सरीस इत्यादि वाचक शब्द होते हैं। ओके जी। यानी कि पंक्ति के अंदर से, सा, सी, सम, सम्मान, सरीस इत्यादि शब्द देखने को मिले तो ये शब्द जो है वाचक शब्द होते हैं। सभी साथी यहाँ पर नोट करके लिखो, वाचक शब्द वाचक शब्द से पहले प्राय उपमान देखने को मिलता है। यानी कि अगर पंक्ति के अंदर से, सा, सी, सम, समान, सरीस इत्यादि वाचक शब्द लगे हों और उससे पहले जो शब्द होता है वह उपमान होता है। ओके जी। आगे देखिए, उपमा अलंकार की पहली यानी कि नंबर 1 परिभाषा को देखते हैं। उपमा अलंकार की पहली परिभाषा को समझते हैं। ध्यान दीजिए सभी साथी। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी को
किसी को उसके गुणों के आधार पर किसी अन्य अन्य के समान के समान बताया या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ओके जी। यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी को उसके गुणों के आधार पर किसी अन्य वस्तु के समान बताया जाए या उसकी तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ओके जी। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान देखिए, इसमें यानी कि उपमा अलंकार में प्राय से, कमा, सा, कमा, सी, कमा, सम, कमा, सम्मान, कमा, सरीस, कमा, ज्यों, कमा, सो, कमा, सदृश्य, कमा, जैसे इत्यादि वाचक शब्द लगे होते हैं। इसमें यानी कि उपमा अलंकार में से, सा, सी, सम, समान, सरीस, ज्यों, सो, सदृश्य, जैसे इत्यादि वाचक शब्द लगे होते हैं। आगे देखिए, उदाहरण देखिए सभी साथी, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास, सागर सा, गंभीर हृदय हो। इस पंक्ति में देखिए सा वाचक शब्द लगा हुआ है, इसलिए यह जो है उपमा अलंकार का उदाहरण है, यानी कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। आगे देखिए, नंबर 2 उदाहरण देखिए, राधा बदन चंद्र सा सुंदर। इस पंक्ति में भी जो है उपमा अलंकार है, यानी कि इस पंक्ति में हमें सावाचक शब्द देखने को मिल रहा है और राधा के बदन की जो तुलना है चांद के समान की जा रही है। ओके जी। नंबर 3 उदाहरण देखिए, चांद सा सुंदर मुख। चांद सा सुंदर मुख। अब मुख की तुलना जो है चांद के समान की जा रही है, यानी कि इसमें भी सा वाचक शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार शामिल है। ओके जी। आगे देखिए, आगे देखते हैं उपमा अलंकार की दूसरी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इसे देखते हैं कि इसमें क्या है। ध्यान दीजिए सभी साथी, जब एक शब्द का उदाहरण आए
वहाँ, वहाँ भी, भी उपमा अलंकार होता है, होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। हमारे पास नंबर 1 पर है मृग, मृग लोचन। यह एक शब्द दिया गया है जिसका अर्थ होता है मृग के समान, समान लोचन। ओके जी, यानी कि मृग लोचन, इसमें जो है हमें उपमा अलंकार शामिल मिलता है। ओके जी। नंबर 2 पर देखिए, चंद्र, चंद्रमुख, चंद्रमुख, जिसका अर्थ होता है चंद्र, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख। इसमें मुख की तुलना जो है चंद्र के समान की गई है, यानी कि इस शब्द में जो है हमें उपमा अलंकार मिलता है। ओके जी। यहाँ पर कुछ साथियों को डाउट आ रहा होगा कि इसमें तो रूपक अलंकार होता है। नहीं, जब शब्द को, यानी कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बन रहा हो और हमसे उसमें अलंकार पूछा जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि चंद्र और मुख या मृग लोचन, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे यहां पर लिखा होता चंद्र, चंद्र मुख, तब इसका अर्थ होता चंद्र रूपी मुख। तब यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें रूपक अलंकार शामिल है। ओके जी, याद रख लोगे। आगे देखिए, आगे देखते हैं उपमा अलंकार की तीसरी परिभाषा। इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए। जब, जब किसी, जब किसी काव्य में चालीसा, चालीसा कौमा स्तुति कौमा भजन तथा, तथा आरती से, से संबंधित, संबंधित कोई पंक्ति आती है, आती है और, और उसमें, और उसमें यानी कि उस पंक्ति में संख्या, संख्यावाची पद यानी कि शब्द का प्रयोग, प्रयोग किया गया हो तो, हो तो वहाँ, वहाँ उपमा अलंकार, उपमा अलंकार होता है। ओके जी। कहने का भाव यह कि अगर किसी काव्य में चालीसा, स्तुति, भजन तथा आरती से संबंधित कोई पंक्ति आती हो और उसमें, यानी कि उस पंक्ति में संख्यावाची पद यानी कि शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है हमारे पास जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु, तिहु लोक उजागर। ओके जी। अब इस पंक्ति में अगर हम देखें तो इसमें जो है संख्यावाची शब्द
यानी कि पद हमें देखने को मिल रहा है और यह पंक्ति जो है चालीसा से संबंधित है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार शामिल है। ओके जी, आगे देखिए, लिखिए सभी साथी। उपमा उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपने बताना है कि उपमा अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं या तीन भेद होते हैं। अगर आपसे उपमा अलंकार के अंग पूछा जाए तो आपने उपमा अलंकार के 4 अंग बताने हैं। अगर आपसे उपमा अलंकार के भेद पूछे जाएं तो आपने उपमा अलंकार के 3 भेद बताने हैं। नंबर 1 पर है पूर्ण उपमा अलंकार। नंबर 2 पर है लुप्त उपमा अलंकार। और नंबर 3 पर है मालो उपमा अलंकार। ओके जी, 3 भेद हैं, पूर्ण उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार, मालो उपमा अलंकार। इन्हें समझते हैं कि इनमें क्या है। ध्यान दीजिए सभी साथी। नंबर 1 पर हम लेते हैं पूर्ण उपमा अलंकार। इसे देखते हैं, इसमें क्या होता है। लिखिए, जिस उपमा अलंकार में चारों अंग होते हैं उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। ओके जी, यानी कि जिस उपमा अलंकार में चारों अंग हमें देखने को मिलते हैं उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, पीपर पात सरीस मन डोला। अब इस पंक्ति में देखिए, हमें जो है चारों अंग देखने को मिल रहे हैं। पीपर पात जो है यह उपमान है। सरीस जो है इस पंक्ति में वाचक शब्द है। मन जो है इसमें उपमेय है। और डोला जो है इस पंक्ति में समान धर्म या साधारण धर्म है। ओके जी, ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में जो है यानी कि इसमें हमें चारों अंग देखने को मिले हैं, इसलिए यह पूर्ण उपमा अलंकार का उदाहरण है। ओके जी, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं। नंबर 2 पर उपमा अलंकार का भेद है लुप्त उपमा अलंकार। इसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ओके जी, ध्यान दीजिए, जिस उपमा अलंकार में कोई
एक अंग, एक अंग लुप्त लुप्त हो या न हो, उसे उसे लुप्त उपमा लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। ओके जी। यानी कि जिस उपमा अलंकार की उदाहरण में कोई एक अंग लुप्त हो जाए या उसमें शामिल न हो, उसे लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे 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 देखिए, हमारे पास उदाहरण है, पड़ी थी पड़ी थी बिजली, पड़ी थी बिजली, सी सी विकराल। इस पंक्ति में अगर हम देखें तो इसमें हमें उपमा अलंकार के 3 अंग देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखिए, इस पंक्ति में बिजली जो है उपमान है, उपमान है। सी जो है वाचक वाचक शब्द है, और विकराल जो है इस पंक्ति में समान समान धर्म है। यानी कि इस पंक्ति में हमें उपमेय देखने को नहीं मिला है। यानी कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी यानी कि बिजली किसके समान विकराल पड़ी थी, यह नहीं बताया गया कि किसके समान पड़ी थी, यानी कि उपमेय इसमें नहीं दिया गया है। इसलिए यह जो उदाहरण है लुप्त उपमा अलंकार का माना जाता है। ओके जी। आगे देखिए, उपमा अलंकार का तीसरा भेद जो है वह है मालो मालो उपमा मालो उपमा माल उपमा अलंकार। इसे देखते हैं कि यह क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, जिस जिस उपमा जिस उपमा अलंकार में एक ही एक ही उपमेय के एक से एक से अधिक उपमान उपमान हो, वहाँ वहाँ माल उपमा अलंकार होता है। ओके जी। कहने का भाव यह है कि जिस उपमा अलंकार की उदाहरण में एक ही उपमेय के एक से अधिक उपमान हो या दिए गए हों, वहां मालो उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण से समझ में आ जाएगा। मृग नैनी कौमा मीन सी तीर के नोक सी आँखों वाली को दिन रात निहारूं। ओके जी। अगर हम इस पंक्ति में देखें तो जो है एक उपमेय के एक से अधिक उपमान हैं। यानी कि इस पंक्ति में आँखों वाली उपमेय के मृगनैनी मीन और तीर के नोक ये उपमान है, यानी कि एक से अधिक उपमान दिए गए हैं। इसलिए यह जो मालो उपमा अलंकार का उदाहरण है। ओके जी। आशा करता हूं कि आप सभी को उपमा अलंकार के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। दूसरा अर्थ अलंकार है, नंबर 2 पर अर्थ अलंकार है
रूपक अलंकार। इसको देखते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है। लिखिए, इसका इसका यानी कि रूपक अलंकार का हम दो परिभाषाओं परिभाषाओं के के माध्यम माध्यम से अध्ययन अध्ययन करेंगे। ओके जी। तो पहले नंबर 1 पर परिभाषा देखते हैं। नंबर 1 पर परिभाषा है, रूपक अलंकार की परिभाषा है। ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए, जहां जहां उपमेय जहां उपमेय पर उपमान उपमान का आरोप आरोप किया जाए, या जहां जहां उपमेय उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप आरोप किया जाए, अर्थात अर्थात जब मुख्य मुख्य वस्तु यानी कि उपमेय उपमेय उपमान उपमान का रूप ले 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 आगे देखिए, वहाँ वहाँ रूपक अलंकार होता है। ओके जी। यानी कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, या फिर जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात कहने का भाव है कि जब मुख्य वस्तु यानी कि उपमेय उपमान का रूप ले लेती है, वहां रूपक अलंकार होता है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान देखिए, ध्यान दीजिए सभी साथी। जब जब पंक्ति जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच में योजक योजक चिन्ह इस प्रकार का चिन्ह होता है, आए आए और उसके बाद यानी कि योजक चिन्ह के बाद योजक चिन्ह के बाद सा सी से इत्यादि इत्यादि शब्द न आए वहाँ वहाँ रूपक अलंकार अलंकार होता है। कहने का भाव यह कि जब पंक्ति में हमें सी सा सी इत्यादि वाचक शब्द देखने को ना मिले और दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ओके जी। आगे देखिए, अगली पहचान है। लिखिए, जब जब पंक्ति में अंबर अंबर पनघट कोमा धरा
धरा वधु वधु कौमा ज्ञान ज्ञान आंधी आंधी कौमा गिरी गिरी मंच कौमा ज्ञान की खेप कौमा कनक लता कौमा स्वर्ण अक्षर कौमा मृग लोचन कौमा लोचन चकोर कौमा मृग नयन कौमा जीवन पतंग। आगे देखिए, इत्यादि इत्यादि शब्द आए आए तो वहाँ रूपक अलंकार अलंकार होता है। ओके जी। यानी कि कहने का भाव है कि जब काव्य पंक्ति में अंबर पनघट, धरा वधु, ज्ञान आंधी, गिरी मंच, ज्ञान की खेप, कनक लता, स्वर्ण अक्षर, मृग लोचन, लोचन चकोर, मृग नयन, जीवन पतंग इत्यादि शब्द देखने को मिले तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है हमारे पास नंबर 1 पर। उदाहरण है मुनि मुनि लोचन लोचन मुनि लोचन चकोर शशि शशि राघव। ओके जी। इस पंक्ति में अगर हम देखें तो दो शब्दों के बीच में हमें योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है और हमारे पास जो शब्द है वह है लोचन चकोर, इसलिए इस पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। ओके जी। नंबर 2 उदाहरण देखिए, उदित उदित उदय गिरी गिरी मंच, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर रघुवर बाल बाल पतंग। इस पंक्ति में भी हमें जो है दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है, इसलिए इस पंक्ति में भी रूपक अलंकार शामिल है। आगे देखिए, नंबर 3 पर उदाहरण है पायो पायोजी पायोजी मैंने राम राम रतन धन राम रतन धन पायो। इस पंक्ति में अगर हम देखें तो हमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिल रहा है और इस पंक्ति में जो भाव है वह है पायो जी मैंने राम रूपी रतन धन पायो, यानी कि राम के रूप के जैसा रतन धन पा लिया है। इस पंक्ति में रूपक अलंकार शामिल है। ओके जी। आगे देखते हैं, नंबर 2 पर रूपक अलंकार की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। रूपक अलंकार की दूसरी परिभाषा को समझिए। जब जब एक शब्द को तोड़कर दो शब्द बना दिए जाएं तो वहाँ
रूपक अलंकार होता है। ओके जी, यानी कि जब पंक्ति के अंदर या अकेला ही एक शब्द को तोड़कर दो शब्द बना दिए जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ओके जी, इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, नंबर 1 पर उदाहरण है मृग मृग नयन। हमारे पास यह दो शब्द है और इन शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि एक शब्द था यह मृग नयन, इसको योजक चिन्ह से तोड़ दिया गया है। इसलिए इन शब्दों में जो है रूपक अलंकार शामिल है, यानी कि इसका भाव जो है इस प्रकार से आ रहा है कि मृग रूपी नयन। ओके जी, नंबर 2 पर देखिए, हमारे पास शब्द है मृग लोचन। अगर हमसे इसमें अलंकार पूछा जाए तो इसमें जो अलंकार है वह है रूपक अलंकार। नंबर 3 पर देखिए, शब्द है चंद्र चंद्र मुख। इस शब्द में भी हमें रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है, यानी कि चंद्र रूपी मुख। ओके जी, ध्यान दीजिए सभी साथी, अगर ये दोनों शब्द इकट्ठे करके अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने वहां पर उपमा अलंकार बताना है। अगर आपसे शब्द को तोड़कर बीच में योजक चिन्ह लगाकर पूछा जाए तो आपने वहां पर रूपक अलंकार बताना है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर अर्था अलंकार है उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 पर अर्था अलंकार हमारे पास है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए सभी साथी कि इसमें क्या होता है। लिखिए, जहां जहां उपमेय में उपमान उपमान की संभावना संभावना या कल्पना कराई कराई जाए कराई जाए अर्थात अर्थात किसी वस्तु किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान या जैसे जैसे होने होने की, आगे देखिए, होने की कल्पना कराई जाए, वहाँ वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार अलंकार होता है होता है। ओके जी, यानी कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कराई जाए, अर्थात किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान होने की कल्पना कराई जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके जी, अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान देखिए, लिखिए सभी साथी, जब जब पंक्ति में जब पंक्ति में मानो मानो मनु मनहु कमा जानो जनु जनहु जनहु इव ज्यों त्यों इत्यादि इत्यादि शब्द शब्द लगे हों वहाँ वहाँ उत्प्रेक्षा
उत्प्रेक्षा अलंकार अलंकार होता है होता है। ओके जी। यानी कि हमें जो है काव्य पंक्ति में अगर मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, इव, ज्यों त्यों इत्यादि शब्द देखने को मिले, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिए, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास, मुख, मुख मानो, मुख मानो चंद्र, चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है। इस पंक्ति में अगर हम देखें तो हमें जो है मानो शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 2 उदाहरण में, सो तुम, सो तुम जानहु, सो तुम जानहु अंतर्यामी, अंतर्यामी। इस पंक्ति में भी अगर हम देखें तो हमें जो है जानहु शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए इस पंक्ति में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 3 पर उदाहरण है, चित्रकूट, चित्रकूट जनु अचल अहेरी। इस पंक्ति में भी हमें जो है जनु शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके जी। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, यहां से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण अर्थ अलंकारों के बारे में अध्ययन किया है। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। प्यारे साथियों, अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।